नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से अब पूरे देश में एक बात की चर्चा हो रही है वो है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव को लेकर लोगों में उत्सुकता है। ये चुनाव 3 चरणों में होना है। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को और उसके बाद 3 नवंबर और 7 नवंबर को 2 चरणों की वोटिंग होनी है, जिसमें से 28 अक्टूबर को जो वोट डाले जाएंगे उसमें 71 सीटें हैं और 3 नवंबर को जो वोट डाले जाएंगे उसमें 94 और तीसरे चरण की वोटिंग के लिए यानी कि अंतिम चरण की वोटिंग के लिए 78 सीटों पर चुनाव होना है। इसको लेकर लोगों के मन में कौतूहल बना हुआ है। जो बिहार के लोग हैं उन्हें तो पता है कि कौन जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों के मन में ये कौतूहल है कि अभी तक बिहार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। क्या होगा बिहार के चुनाव में, इसको लेकर एक चैनल ने भी अपना ओपिनियन पोल किया है और हमारे भी कई सारे जिलों में, कई सारे विधानसभाओं में जो लोग हैं, जो हमसे संपर्क में रहते हैं, उन लोगों ने अपनी राय हमें दी है और उसके आधार पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव का ऊंट बैठने वाला है बिहार में। दरअसल बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मुहर लगा चुके हैं। यानी कि इस बार एनडीए अगर जीत कर आएगा तो निश्चित तौर पर दोबारा से नीतीश कुमार को ही कुर्सी मिलने जा रही है। इसको लेकर जो अब तक ओपिनियन पोल आया है उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के इस जो गठबंधन है एनडीए का, इसको 140 से 150 के आसपास सीटें आसानी से मिलती हुई अब तक दिख रही हैं। अभी तक का जो ओपिनियन पोल है उसमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 140 से 150 के बीच में सीटें मिलने जा रही हैं। इसकी वजह भी है, वजह ये है कि जिस तरीके से विपक्ष में बिहार के अंदर किसी भी तरीके का कोई बड़ा नेता न होना और जिस तरीके से लालू के दोनों लाल हैं, उनकी जो बातें हैं वो राहुल गांधी टाइप की हैं और इसी वजह से लोग उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले पाए। और दूसरी तरफ जो एनडीए ने काम किए थे, खासकर लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके की परिस्थितियां बनी थी और कांग्रेस शासित राज्यों से जिस तरीके से बिहार के जो प्रवासी मजदूर थे उनको भगाया गया था, उनके प्रति दुर्व्यवहार किया गया था, उसकी वजह से भी ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी सहानुभूति एनडीए के प्रति है। साथ में जिस तरीके से एनडीए ने कई और घोषणाएं भी की हैं, उसको देखते हुए लोगों को ये लग रहा है, खासकर जो प्रौढ़ लोग हैं, जो कमाऊ वर्ग है या जो बुजुर्ग हैं, उनको ये लगता है कि एनडीए पर ही विश्वास करना उचित रहेगा। हालांकि कुछ युवा किस्म के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव की बातों में आते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें लग रहा था कि सहानुभूति लहर मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एनडीए में रहते हुए एनडीए का विरोध किया और दूसरी तरफ वो महागठबंधन में भी नहीं गए, यानी कि उनकी स्थिति इतने शंकु वाली हो गई है। उसके बाद ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी दाही का आंकड़ा भी नहीं छू सकती है तीनों चरणों के जो चुनाव का रुझान है अभी तक उसमें। और कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान की जो पार्टी है 5 सीटों से ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाएगी। वैसे आपको बता दें कि 6 सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी के, लेकिन वो सांसद हैं किसकी वजह से ये सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से एनडीए को वोट मिला था और उसी की वजह से उनकी पार्टी के सभी जो सांसद प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन यहाँ जो अब स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, पहले चरण की जो वोटिंग होनी है 71 सीटों के लिए, उसमें से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो सीटें मिल रही हैं वो सीधे तौर पर बढ़त में दिखाते हैं और ये सीटों की संख्या करीब 40 से 45 के बीच में हो सकती है। दूसरे चरण की वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के एनडीए को करीब 60 सीटें मिलती हुई आसानी से नजर आ रही हैं, यानी कि 100 सीटें ये हो जाती है। और तीसरे चरण की जो वोटिंग होनी है, फाइनल वोटिंग, इसमें करीब 45 से 50 सीटें मिलती हुई आसानी से एनडीए को दिख रही हैं। अगर बात की जाए महागठबंधन की तो इनकी सीटों की जो टोटल संख्या है वो बड़ी मुश्किल से 50 और 60 के ऊपर पहुंच पाएगी और हो सकता है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं जो ज़्यादा आक्रामक हैं, उनकी राय ये है कि 40 सीटों तक सिमटता हुआ महागठबंधन लग सकता है। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि क्या वास्तव में जो अभी ये ओपिनियन पोल है इसी के आधार पर चुनाव का रिजल्ट भी निकलेगा, क्योंकि रिजल्ट 10 नवंबर को आना है और उससे पहले 2 चरणों की वोटिंग
होने के बाद तीसरे चरण की वोटिंग होगी और उसके बाद में करीब 3 दिन का गैप रहेगा। लेकिन लोगों को कुतूहल रहता है, वो हर समय जानना चाहते हैं। और जैसा कि इस ओपिनियन पोल में पता चला है कि अगर यही ओपिनियन पोल रहता है और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए स्पष्ट तौर पर बढ़त ले लेते हैं तो उसका असर आने वाले 2 चरणों के चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में लोगों की राय जो बाकी जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहां तक पहुंचेगी और उस राय का असर भी पड़ेगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर अभी कोई बड़ा चैनल या बड़ा जो अखबार समूह है या जो बड़ा सर्वे करने वाले लोग हैं वो दावा नहीं कर सकते। जिस चैनल ने सर्वे भी किया है वो केवल 2 चरणों की बात कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो तीनों चरणों की बात कर देंगे तो सर्वे उनका बाद में झूठा भी पड़ सकता है। ये इस तरीके की बहुत सोच समझकर एक प्रोजेक्शन करते हैं। इनका हकीकत से ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, इनका सैंपल साइज भी छोटा होता है और इसी वजह से ज़्यादातर जो बड़े बड़े चैनलों के दावे हैं वो चुनाव का रिजल्ट जब आता है तब झूठे पड़ जाते हैं। लेकिन जहां तक जमीनी लोगों का सवाल है, जमीनी लोगों से बात करने पर यह पता चलता है कि वास्तव में उस इलाके का मूड क्या है। हालांकि कहा तो यह जा रहा था कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी समेत जो एनडीए के विधायक हैं उनसे भी लोग नाराज हैं, लेकिन वो लोग ये भूल गए जो ऐसी बातें कर रहे थे कि विधायकों से तो महागठबंधन के विधायकों से लोग ज़्यादा नाराज थे, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल भी काम नहीं किया था। एनडीए के विधायकों ने तो फिर भी काम किया था क्योंकि वो सत्ता में थे, और जो दूसरे महागठबंधन के विधायक थे उनसे भी लोग खुश नहीं थे। दूसरी तरफ जिस तरीके से जो महागठबंधन को प्रचारक के तौर पर ज़्यादा लोगों का ज़्यादा विकल्प नहीं मिल पाए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने हिम्मत नहीं दिखाई बिहार में ज़्यादा प्रचार करने की, क्योंकि उन्हें पता था कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछते हैं और हो सकता है कि उनके जो पिछले दिनों का जो रवैया रहा है, चाहे चीन को लेकर रहा हो या उससे पहले 370-35 को लेकर रहा हो या फिर राफेल को लेकर रहा हो, ऐसे में उनसे सवाल किए जा सकते हैं और इसका असर बाकी प्रदेशों की राजनीति पर भी पड़ेगा। इसी वजह से अब महागठबंधन के स्टार प्रचारक के तौर पर जिस तरीके से कम लोग आगे आए और उसके बाद में सारा का सारा दारोमदार लालू के लाल पर पड़ गया। हालांकि लालू की पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को भी प्रचारकों में रखा था, लेकिन लालू प्रसाद यादव को कोर्ट की तरफ से प्रचार करने की अनुमति नहीं मिली। इसका खामियाजा भी महागठबंधन को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार लोगों को लालू के जंगल राज की याद दिलाते हैं। जिन लोगों को उस जंगल राज की याद है वो पूरी तरीके से अभी भी एनडीए के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर लालू के लाल के हाथ में सत्ता आ गई तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ हो जाएगा जो जंगल राज के दौरान भी नहीं हो पाया था। तो इन्हीं सब आशंकाओं की वजह से बिहार की जनता बेहद सोच समझकर और बहुत सावधानी के साथ कदम रखती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बातें की गई थी कि नीतीश कुमार से लोग खुश नहीं है, नीतीश कुमार को अगली बार चांस देंगे या नहीं देंगे, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति में है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो समझदार लोग हैं यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको आप वयस्क कह सकते हैं, उनमें से ज़्यादातर एक राय से नीतीश कुमार को फिर से कुर्सी सौंपने के मूड में है, एनडीए को फिर से जिताने के मूड में है। लेकिन कुछ नए जो युवक युवतियां हैं, नए जो वोटर्स हैं, उनकी नज़र में शायद वो अभी जैसा कि उन्हें लालू के जंगल राज की बहुत ज़्यादा पता नहीं है या फिर उन्होंने केवल उसके बारे में चर्चाएं सुनी है और अब चूँकि 15 साल बीत चुके हैं उसको इसलिए चर्चाएं भी बहुत कम होती है, वो भूल चुके हैं या वो पैदा भी नहीं हुए थे जब लालू के राज में एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार कई सालों तक होता रहा और उसको लेकर जब केस डाला गया उस केस को भी रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि उस बलात्कारी की माँ लालू प्रसाद यादव की पार्टी से विधायक थी और बाद में वो मंत्री भी बनी। तो इस तरीके की खबरें थी कि वहां पर लोगों का बोलना एकदम मना था, भूरा बाल साफ करो जैसे जुमले चला करते थे और लोगों को जाति के आधार पर निशाना बनाया जाता था। कहने को वो सामाजिक न्याय की राजनीति थी, लेकिन उसमें कितना सामाजिक न्याय हुआ इसका तो अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो लालू प्रसाद यादव लालटेन की रोशनी में एक 10x10 के कमरे में रहा करते थे, बाद में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां बना ली। उनके जो बेटे नाबालिग थे उनके नाम पर भी सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां खड़ी कर दी गई। ये सारा इसलिए हुआ था क्योंकि लालू प्रसाद यादव का वो जंगल राज रूपी सामाजिक न्याय चल रहा था और उसमें तमाम लोग शामिल थे, जिनमें से ज़्यादातर माफिया भी थे। उन माफियाओं की तूती बोलती थी और यही वजह है कि आज का जो थोड़ा बहुत युवा वर्ग है
वो उसकी कल्पना नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो लोग उसको भुगत चुके हैं वो किसी भी हालत में लालू के लालों को सत्ता सौंपने की सोच भी नहीं सकते। और यही वजह है कि एनडीए के पक्ष में एक तरफा इस बार का चुनाव होता हुआ दिख रहा है। हालांकि हमने जो आपको आंकड़ा दिया है कि एनडीए 145 से 150 सीटों के बीच में आसानी से जीत जाएगा, इसमें 10-15 सीटों का इजाफा भी हो सकता है, बढ़ोतरी भी हो सकती है। लेकिन किसी भी हालत में एनडीए को बहुमत से नहीं रोका जा सकता महागठबंधन के द्वारा या किसी दूसरे एलजेपी टाइप के तीसरे फैक्टर के द्वारा। तो इस तरीके से अब जो चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल और हमारे जो लोगों से बात हुई है, जो ग्रामीण लोग हैं, हर तबके के लोगों से हमारी बात हुई और उसको लेकर अभी हम ग्राउंड पर नहीं गए ये भी आपको बता देते हैं। लेकिन जहां तक हमारा विश्लेषण का सवाल है तो उनकी बातों से हमें ये लगता है कि इस बार 60 से 70% लोग जिनसे बात की है वो अभी भी विश्वास दिखा रहे हैं एनडीए के अंदर। और इसका एक दूसरा सबूत के तौर पर जो इस तरीके से दूसरे चैनल ने एक सर्वे किया है उसमें भी 2 चरणों के जो रिजल्ट बताने की कोशिश की गई है या अनुमान बताने की कोशिश की गई है, उसमें उन्होंने 110 के आसपास 90 से 110 सीटों की बात की है। और हम भी 100 सीटों की बात कर रहे हैं, 100 से 105 सीटों की बात कर रहे हैं पहले 2 चरण में, और उसके बाद के आखिरी चरण में हम 40 से 50 सीटों की बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कोई विरोधाभास नहीं है। और जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि अभी बिहार की स्थिति जो बनी हुई है, जो सिचुएशन है, कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से लोग ये चाहते हैं कि जो सरकार काम कर रही है उसी को आगे काम करने दिया जाए। क्योंकि अगर किसी नौसिखिए को सत्ता सौंपी जाएगी, पिछली बार हालांकि महागठबंधन में रहते हुए जेडीयू के और आरजेडी की सरकार बनी थी, लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, कोई नौसिखिया मुख्यमंत्री नहीं था। और यही वजह है कि बिहार के जो समझदार लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो नौसिखिए की बजाय एक जो एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति है, जो अनुभव प्राप्त व्यक्ति है, उसी को चुनने के प्रति आश्वस्त से दिख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।